हाय एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एसएनपी सिविल इंजीनियरिंग क्लासेज में। इसके पिछले वाले वीडियो में हम आपको पढ़ाए थे टेंशन मेंबर, और उस टेंशन मेंबर के लेक्चर थर्ड में हम आपको पढ़ाए थे कि अगर कोई क्वेश्चन दिया गया हो, अगर हमें उसकी डिजाइनिंग करना हो तो रिवेट के द्वारा हम कैसे उसका डिजाइनिंग करेंगे। आज उसी क्वेश्चन को हम लेकर आए हैं और उसी क्वेश्चन को हम वेल्डिंग के द्वारा हम कैसे डिजाइनिंग करेंगे। आज हम यह पढ़ेंगे कि अगर उसी क्वेश्चन को हम वेल्ड जोड़ के द्वारा अगर हमें डिजाइनिंग करना हो तो कितनी प्रोसेस के द्वारा किया जाएगा। तो आज का हमारा यह वीडियो है। आपका क्वेश्चन आपका दिया गया है कि एक छत कैंची में एकल कोणीय खंड का विकल्पन करें जिसकी लंबाई 1.56 मीटर तथा तनन भार जो भार आ रहा है किनारा 120 किलो न्यूटन का आ रहा है। कितने का आ रहा है आपका? 120 किलो न्यूटन का। और आपको जो डिजाइनिंग इस क्वेश्चन का करना है किस जोड़ के द्वारा करना है? वेल्ड जोड़ के द्वारा करना है, क्योंकि आपको रिवेट जोड़ के द्वारा हम बता चुके हैं। इस क्वेश्चन को हम रिवेट जोड़ के द्वारा बता चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप हमारा पिछला वीडियो लेक्चर 3 आप देख लीजिएगा। तो आज का हमारा रहेगा लेक्चर 4 और लेक्चर 4 में हमारा रहेगा लेक्चर 4 में हमारा रहेगा कि इस क्वेश्चन को हम वेल्ड जोड़ के द्वारा कैसे जोड़ेंगे। तो पढ़ेंगे वेल्ड जोड़ के लिए देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि एकल कोणीय खंड का विकल्पन करना है। भार कितना आ रहा है? 120 किलो न्यूटन का। तो भार 120 किलो न्यूटन का आ रहा है तो हम पहले स्टेप में निकालेंगे एरिया। क्या निकालेंगे? एरिया। तो देखिए लिखेंगे आरोपित भार बराबर 120 किलो न्यूटन। ठीक, क्वेश्चन में 120 किलो न्यूटन दिया है तो हम निकालेंगे एरिया। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा इसका? तो एरिया क्षेत्रफल ए बराबर हो जाएगा, क्षेत्रफल ए बराबर आरोपित भार F अपान सिग्मा AT। आरोपित भार कितना दिया? 120 किलो न्यूटन का। तो 120 गुणे 10 की पावर 3 और सिग्मा AT का मान 150 होगा, हम आपको बता चुके हैं। तो ए बराबर निकलेगा 800 mm स्क्वायर। कितना निकलेगा आपका? 800 mm स्क्वायर। ठीक, अब 800 mm स्क्वायर का हम एंगल प्रयोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसमें हम वेल्डिंग करेंगे या उसको जब हम जोड़ेंगे वेल्ड जोड़ के द्वारा तो उसका एरिया जो रहेगा वह एरिया क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जब गसेट प्लेट के द्वारा जोड़ेंगे तो उसका एरिया क्या हो जाएगा? आपका कम हो जाएगा। तो हम इस एरिया का खंड का चुनाव नहीं करेंगे, हम इस एरिया को बढ़ा लेंगे और बढ़े हुए एरिया से जो हमारा खंड प्राप्त होगा वह इस भार को आसानी से क्या करेगा? सहन कर लेगा। तो हम कितना एरिया इसमें बढ़ाएंगे? आपको पढ़ाया गया था कि जब रिवेट जोड़ के द्वारा जोड़ा जाता है, रिवेट जोड़ के द्वारा मान लेते हैं गसेट प्लेट है, यह आपका क्या है? एंगल है। यह क्या? एंगल है। जब रिवेट जोड़ के द्वारा जोड़ते हैं तो हम इस होल के लिए 25% लेते हैं और मान लेते हैं इस गसेट प्लेट के द्वारा जोड़ा गया है और इसमें कोई आबंधन रिवेट नहीं लगा है। तो जब आबंधन रिवेट नहीं लगा है तो इसमें बेंडिंग होगा, और जब बेंडिंग होगा तो बंकन के लिए कितना परसेंट लेते हैं? बेंडिंग के लिए कितना लेते हैं? 25%। तो दोनों मिलाकर के कितना हो जाता है? 50% हो जाता है। लेकिन हमें अब रिवेट्स के द्वारा नहीं जोड़ना है। किसके द्वारा जोड़ना है? वेल्ड के द्वारा। यही गसेट प्लेट है, अब इस एंगल को हमें वेल्ड के द्वारा जोड़ना है, वेल्डिंग करना है। तो वेल्डिंग करना है तो 25% हम वैल्यू नहीं लेंगे। रिवेट के लिए जो होल कर रहे थे वह 25% नहीं लेंगे, लेकिन बेंडिंग के लिए 25% हमें लेना पड़ेगा। एरिया को हम बढ़ाएंगे तो हम यहाँ पे एरिया कितना परसेंट बढ़ाएंगे? 25% केवल बढ़ाएंगे। आई बात समझ में? तो लिखेंगे कुल एरिया, कुल क्षेत्रफल AG बराबर होगा 25% बढ़ाएंगे तो 25% को लिख सकते हैं 1.25 गुणे A। तो AG बराबर होगा 1.25 गुणे एरिया कितना दिया आपका? 800। तो यह वैल्यू जो होगा, यह वैल्यू कितना हो जाएगा आपका? लगभग आपका 1000 हो जाएगा। मान लेते हैं 1000 mm स्क्वायर। अब वैल्यू निकालिएगा सही कितना देगा आपका? 1000 mm स्क्वायर। अब जो हम खंड लेंगे 1000 mm स्क्वायर के खंड का हम चुनाव करेंगे। स्टील टेबल में जा करके 1000 वाले खंड का हम प्रयोग करेंगे डिजाइनिंग में। तो हम जब चलते हैं यहाँ पे सेकेंड स्टेप में कि कैसे हम सेक्शन हम लेंगे। तो सेक्शन कितने का लेना है? AG की वैल्यू कितना दिया गया आपका? AG जो दिया गया है वह 1000 mm स्क्वायर। अब इस खंड के लिए स्टील टेबल से
से खंड का चुनाव करें। जब हम खंड का चुनाव करेंगे तो जो हमें सेक्शन प्राप्त हुआ है वह सेक्शन हमारा स्टील टेबल से कितना मिला है, 100 × 75 × 6 mm, 100 × 75 × 6 mm। और इसका जो एरिया जो दिया गया है, इसका जो एरिया, इस सेक्शन में जो एरिया है वह लगभग 1200 mm² है। तो बताइए 1000 से हमारा यह एरिया क्या है, ज़्यादा है। तो ज़्यादा एरिया होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, या तो बराबर हो या तो फिर क्या होना चाहिए, आपका ज़्यादा एरिया होना चाहिए। तो हमारा हो गया 1200 mm² का हो गया। आई बात समझ में। और भी जिन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी आगे चलकर, तो हम इसी खंड के द्वारा हम उस चीज़ को हम लेंगे, स्टील टेबल में जा करके इसी खंड के वैल्यू को हम लेंगे। अब चलते हैं, इसकी सामर्थ्य निकाल लेते हैं। एरिया आपको मालूम चल गया, तो इसका हम सामर्थ्य निकालेंगे। तो सामर्थ्य निकालेंगे तो सामर्थ्य के लिए हमें फिगर बनाना पड़ेगा। आपका सेक्शन क्या है, एक कोड़ी खंड है। कौन सा कोड़ी खंड है आपका, सिंगल कोड़ी खंड है। तो गसेट प्लेट के द्वारा जोड़ेंगे, यह हो गया आपका सेक्शन, सिंगल कोड़ी खंड, यह हो गया आपका सेक्शन हो गया, ठीक। अब इसको सिंगल कोड़ी खंड को जोड़िए, किसके द्वारा, गसेट प्लेट के द्वारा। यह हो गया आपका गसेट प्लेट, और इस गसेट प्लेट के द्वारा हम क्या किए, इसको हम जोड़ेंगे। किसके द्वारा जोड़े, वेल्डिंग के द्वारा। तो वेल्डिंग हम एक यहाँ पे करेंगे और वेल्डिंग हम एक यहाँ पे करेंगे। अगर इसका हम फिगर बनाएं प्रसार के रूप में, इसको हम फिगर को बढ़ा लेते हैं ऐसे। यह आपका गसेट प्लेट है, यह आपका एंगल है, यह आपका एंगल हो गया, ठीक। अब वेल्डिंग करेंगे। देखिए वेल्डिंग जो करेंगे, वेल्डिंग हम यहाँ पे करेंगे और वेल्डिंग हम यहाँ पे करेंगे। तो वेल्डिंग किया जाएगा, कितने लंबाई का वेल्डिंग किया जाएगा अभी वो बाद में निकालेंगे, वो वैल्यू हम बाद में निकालेंगे, ठीक। यह इसका मान लेते हैं न्यूट्रल एक्सिस है। कौन सा अच्छा है आपका, न्यूट्रल एक्सिस है आपका, यह न्यूट्रल एक्सिस है, यह एक्सिस है आपका। इस टांग की लंबाई कितनी है, 75 है, और इसकी मोटाई कितनी है, 6 है, और इस लंबे टांग की लंबाई कितनी है आपकी, 100 है। इस लंबे टांग की जो लंबाई होती है आपका है 100 है। आई बात समझ में। अब यहाँ यह देखना है कि हमेशा जब गसेट प्लेट से जोड़ेंगे तो हमेशा एंगल के लंबे टांग को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, ताकि जो छोटी टांग रहेगी उसमें व्याकुचन क्या होगा, कम होगा, क्योंकि इसमें कोई सपोर्ट नहीं है। तो ये क्या होगा, अपने भार के कारण क्या होगा, बेंड होगा। और जब बेंड होगा तो जब टांग इसका छोटा रहेगा तो इसमें बेंडिंग क्या होगा, कम होगा। आई वैसे, इसलिए लंबी टांग को हमेशा क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। अब निकालेंगे थर्ड स्टेप में सामर्थ्य ज्ञात करना, सामर्थ्य ज्ञात करना। तो सामर्थ्य निकालेंगे तो दो सामर्थ्य हमें निकालना पड़ेगा यहाँ पे। तो A1 A2 निकालना पड़ेगा। तो A1 बराबर निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे कोई रिवेट के लिए आपका होल नहीं किया गया है, तो डी व्यास का रिवेट हम नहीं लेंगे। तो A1 बराबर क्या हो जाएगा, L1 - T/2 अगुणे कितना हो जाएगा आपका T। तो L1 की वैल्यू कितनी दी है, 100, और T की वैल्यू कितनी दी है, 6, अब बटे 2 अगुणे कितना हो जाएगा आपका 6। आप यहाँ से A1 का मान निकालेंगे कि A1 की वैल्यू कितनी आ रही है। तो जो A1 का मान आएगा 582 mm², 582 mm²। इसी प्रकार A2 निकालेंगे, तो A2 बराबर होगा L2 माइनस, इसमें भी कोई होल नहीं है तो कोई हम उसमें माइनस नहीं करेंगे, L2 - T/2 अगुणे कितना हो जाएगा आपका T। L2 की वैल्यू कितनी है, 75 - 6/2 अगुणे कितना हो जाएगा आपका 6। तो देखिए A2 की वैल्यू कितनी आ रही है, A2 की वैल्यू आ रही है 432 mm², कितना रहा होगा 432 mm²। अब हम वैल्यू निकालेंगे K, क्या निकालेंगे, K की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि बेंडिंग हो रहा है तो उसी के लिए 25% लिए हैं। तो K बराबर हमारा हो जाएगा 3A1 + A2। तो 3A1 का मान कितना दिया है, 582 बटे 3, 582 या प्लस A2 की वैल्यू कितना दिया गया है, 432। अब A2 की वैल्यू जो आपका आ जाए 432 है, 432 पुट अप करेंगे, तो यहाँ पे K की जो वैल्यू हमारा निकलेगा वह 0.8 निकलेगा। कितना निकलेगा, 0.8। अब इस K की वैल्यू को क्या करेंगे हम, A1 + A2 यानी कि यहाँ सब A नेट एरिया निकालेंगे। हम A नेट एरिया निकाल लेते हैं। तो A नेट एरिया निकालेंगे तो लिखेंगे A नेट एरिया बराबर, A नेट एरिया बराबर क्या होगा, A1 + A2
के का गुणा किस में करेंगे? दूसरे टाइम में, क्योंकि व्यापचर इसमें ज़्यादा हो रहा था। तो ए नेट एरिया बराबर होगा, A1 की वैल्यू कितनी आई है? 582। तो 582 अब A2 की वैल्यू कितना गया आपका? 432 और K की वैल्यू आई है 0.8। तो ए नेट एरिया का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा आपका? ए नेट एरिया का मान निकाल लीजिए। तो जो हमारा आएगा वैल्यू यह हो जाएगा 928 mm स्क्वायर। कितना आ जाएगा? 928 mm स्क्वायर का आ जाएगा। अब देखिए यह जो 928 आया है यह 800 से क्या है? ज़्यादा है। जो हमारा एरिया निकला 800 से क्या है? ज़्यादा है, तो क्या है? सुरक्षित होगा, सुरक्षित। अब निकालते हैं सामर्थ्य। क्या निकालेंगे? सामर्थ्य। तो सामर्थ्य निकालेंगे, लिखेंगे सामर्थ्य P बराबर ए नेट एरिया अवड़े कितना आ जाएगा आपका? सिग्मा 80। तो P बराबर ए नेट एरिया कितना है आपका? 928 और सिग्मा 80 का मान कितना है आपका? 150। अब वैल्यू पुटअप करके इसका कैलकुलेट कर लीजिए। कैलकुलेट करने के बाद आएगा 139 247, या जो वैल्यू आएगा 139 247 न्यूटन। इसको किलो में बदलेंगे तो 3 अंक दशमलव इधर जाएंगे तो किलो में हो जाएगा आपका। तो देखिए वैल्यू कितना आ जाएगा आपका? P बराबर 139.247 किलो न्यूटन। अब यह बताइए इस P की जो वैल्यू आई है, इस P का मान जो हमारा लोड आ रहा है, लोड कितने का आ रहा है आपका? 120 का आ रहा है आपका। जब लोड आपका 120 का आ रहा है, जो एच पी इसका लोड है वह 120 किलो न्यूटन का आ रहा है। तो 120 से यह क्या है? ज़्यादा है। 120 किलो न्यूटन से ज़्यादा है, तो हमारा ये मेंबर क्या आपका? सुरक्षित है, सुरक्षित है। आई बात समझ में? यहाँ तक आपका हो गया। अब निकालेंगे तंत्र अनुपात में, क्या करेंगे? जांच करेंगे। तो तंत्र अनुपात में जांच करेंगे तो क्या करना पड़ेगा हमें? RXX और RYY हमें निकालना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो अगला स्टेप हमारा होता है तंत्र अनुपात में जांच। क्योंकि चूंकि लंबाई दी गई है तो आपको तंत्र अनुपात में जांच करना पड़ेगा। अगर नहीं दी गई रहती तो तंत्र अनुपात में जांच आप नहीं करते। देखिए अगला स्टेप होगा हमारा तंत्र अनुपात में जांच। तंत्र अनुपात में जांच करेंगे। तो तंत्र अनुपात में जांच करेंगे तो लैम्डा बराबर क्या होता है? L/R मिनिमम। तो R मिनिमम कहाँ से निकालेंगे? RXX और RYY से निकालेंगे। RXX और RYY से। तो इसका RXX देख लीजिए और RYY देख लीजिए, जो कम हो वह R मिनिमम हो जाएगा। तो टेबल से जो हमारा R मिनिमम जो निकला है, R मिनिमम वह 21.9 mm। अब वैल्यू पुटअप कर लीजिए। लंबाई दिया गया है, लंबाई कितना दिया गया? 1.56 मीटर। mm में चेंज करेंगे तो 1560 कितना हो जाएगा आपका? mm हो जाएगा। तो लैम्डा बराबर होगा 1560/21.9। तो वैल्यू ये कितना आ जाएगा? यह वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 71.23। 71.23। यह 180 से क्या है? कम है। तो 180 से कम है तो क्या है? सुरक्षित है। तो तंत्र अनुपात में भी जांच हो गया। अगला स्टेप हमारा बनता है कि तंत्र अनुपात के बाद कि बेल्ट जोड़ से अगर जोड़ा जाए तो हमें बेल्ट की लंबाई निकालना पड़ेगा। यहाँ पे जो बेल्डिंग करेंगे वहाँ क्या करेंगे? लंबाई निकालेंगे। तो यहाँ पे बेल्डिंग कम लंबाई क्या करेंगे? यहाँ पे बेल्डिंग ज़्यादा लंबाई क्या करेंगे? क्यों? क्योंकि स्टांग जो लोड आपका इसका जो अक्ष बनेगा वह अक्ष है, या मान लेते हैं वाई अक्ष है, ठीक। तो यह जो सेंटर होगा यह सेंटर नीचे की तरफ आएगा। जब सेंटर नीचे की, इसका ग्रुप के नीचे की तरफ काम करेगा तो लोड किस पर आएगा? ज़्यादा। इससे छोटे वाले टांग पे आएगा। और जब इस टांग पे लोड ज़्यादा आएगा तो यहाँ पे बिल्डिंग आपको ज़्यादा लंबाई का करना पड़ेगा और यहाँ पे बिल्डिंग आप कम लंबाई का करेंगे। आई बात समझ? और इस बिल्डिंग को कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल बिल्डिंग। कौन सा बिल्डिंग कहते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल। लॉन्गिट्यूडिनल बिल्डिंग, अनुदैर्ध्य बिल्डिंग जिसे कहते हैं, अनुदैर्ध्य। अगर बिल्डिंग हम यहाँ पे कर रहे हैं, बिल्डिंग अगर इस पे कर रहे हैं तो इसको कहते हैं अनुप्रस्थ बिल्डिंग। क्या कहा जाता है? अनुप्रस्थ बिल्डिंग। क्योंकि हमें यह बिल्डिंग नहीं करनी है। हमें कौन सी बिल्डिंग करनी है? केवल लॉन्गिट्यूडिनल बिल्डिंग करनी है। तो निकालेंगे बेल्ट जोड़ के लिए। अगला स्टेप होगा हमारा बेल्ट जोड़ के लिए। देखेंगे बेल्ट जोड़ के लिए, अगर बेल्ट जोड़ के लिए हम लेंगे वैल्यू तो हमें निकालना पड़ेगा बेल्ट की माप। देखिए ध्यान से, बेल्डिंग जब करते हैं तो इस बेल्डिंग में एक टांग यह होता है और एक टांग यह होता है। इस टांग की लंबाई को कहते हैं बेल्ट की परिमाप, मान लेते हैं आपका है S1, यह क्या आपका है? S2। क्या है? S2। ये आपका बेल्डिंग होता है।
आई बात समझो। अब S1 S2 में जो सबसे न्यूनतम होता है उसे हम कहते हैं बेल्ट की न्यूनतम परिमाप। ऐसे S1 S2 में इस दोनों टांगों की लंबाई में जो अधिकतम होता है उसे हम कहते हैं बेल्ट की अधिकतम परिमाप। थोड़ा सा बड़ा करके कर देते हैं, ये आपका बेल्ट की एक टांग यह है और बेल्ट की एक टांग यह है, और इस मोटाई को बोलते हैं कंठ की मोटाई, इसे बोलते हैं टी, इसे बोलते हैं कंठ की मोटाई। तो हमें निकालना बेल्ट की परिमाप निकालना पड़ेगा। तो बेल्ट की जब परिमाप निकालेंगे तो हम जानते हैं कि बेल्ट की परिमाप या एंगल सेक्शन के लिए कितना होता है। तो बेल्ट की जो परिमाप एंगल सेक्शन के लिए लिया जाता है, लिखेंगे बेल्ट की परिमाप एंगल सेक्शन के लिए होता है, कोणीय खंड के लिए होता है 3/4 गुणे प्लेट की मोटाई या एंगल की मोटाई। तो बेल्ट की मानक परिमाप को यस से डिनोट करते हैं, यस बराबर होगा 3/4 गुणे मोटाई कितना दिया है आपका 6। इसको काटेंगे तो 4 6 का 18/4 हो जाएगा। तो 4 चौको 16 लगभग आएगा 4.25 mm। मान लेंगे 6 mm है, लिख लेंगे से 6 mm, कितना लेंगे 6 mm। अतः यस बराबर लिया जाएगा 6 mm लेने पर। बेल्ट की परिमाप कितना mm लेंगे 6 mm। जो न्यूनतम परिमाप होगा बेल्ट की वह हम मान लेते हैं 6 mm है आपका, 6 mm बेल्डिंग लेंगे। अगर नहीं दिया क्वेश्चन में तब, अगर दिया है तो आप वही लेंगे। अगर यही मान लेते हैं कि पट्टी रहता, मान लेते हैं फ्लैट रहता पट्टी, तो पट्टी के लिए जो बेल्ट की परिमाप होती है वह होती है प्लेट की मोटाई और माइनस होता है 1.5 बराबर यस। अगर आपका कोई आपका एंगल सेक्शन ना होकर के कोई आपका बेलिक सेक्शन नहीं है, मोट पट्टी है, तो पट्टी के लिए वैल्यू यह लेंगे। लेकिन अगर बेलिक सेक्शन रहेगा, बेलिक सेक्शन अगर रहेगा तो उस रोल्ड सेक्शन के लिए हम यह लेते हैं और फ्लैट के लिए हम यह लेते हैं। यह सेक्शन होता है आपका रोल्ड के लिए। रोल्ड सेक्शन के लिए हमेशा बेल्ट की परिमाप 3/4 गुणे प्लेट की मोटाई। अब यहाँ से निकाल लेते हैं बेल्ट की सामर्थ्य। क्या निकालेंगे? बेल्ट की सामर्थ्य। लिखेंगे बेल्ट की सामर्थ्य P बराबर होता है फार्मूला K गुणे यस गुणे यल गुणे टाउ वी। क्या होता है? टाउ वी। आई बस है। यह क्या है? बेल्ट की लंबाई है। तो यह मान लेते हैं बेल्ट की यह प्रारंभिक लंबाई L1 है और यह क्या है? बेल्ट की L2 लंबाई। कौन सी लंबाई है? L2। स्मॉल L1 L2 माने इसको यहाँ माने, ठीक। अब देखिए P बराबर निकालेंगे। P बराबर होगा वैल्यू P बराबर K की वैल्यू होती है 0.707, यस का मान 6, यल का मान नहीं मालूम है, टाउ वीएफ का मान होता है 108 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। जो टाउ वीएफ लिया जाता है, अगर क्वेश्चन में दिया तो ठीक है, अगर नहीं लिया है तो जो यह कौन सा बेल्ट है? फिलेट बेल्ट है। कौन सा बेल्ट है आपका? फिलेट बेल्ट है। फिलेट बेल्ट का मतलब कि 90 डिग्री। देखिए कोण आपका 90 डिग्री बनेगा आपका। तो 90 डिग्री के लिए जब बेल्टिंग करते हैं तो यह आपका फिलेट बेल्ट होता है। और यह इस फिलेट बेल्ट में एक दूसरे के ऊपर लैब करके, देखिए एंगल को गसेट प्लेट के ऊपर लैब करके जोड़ा जा रहा है। जब लैब करके जोड़ा जा रहा है तो फिलेट बेल्ट होगा, तब उसमें टाउ वीएफ लेंगे और उस टाउ वीएफ की जो वैल्यू होती है 108 न्यूटन प्रति एमएम स्क्वायर होता है। 102 से 108 के बीच में लिया जाता है। तो जो वैल्यू दिया वही ले लीजिए या आप 108 लेके चलिए। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो P का मान आएगा 453.6 गुणे यल न्यूटन। आएगा समझ में? P की वैल्यू हमारी इतनी आ जाएगी। अब हम जानते हैं कि जब बेल्डिंग आप यहाँ पे करेंगे, तो यहाँ पे बेल्ट की सामर्थ्य होगी P1 और बेल्डिंग जब आप इसको P2 मान लीजिए, P2 और बेल्डिंग जब यहाँ पे करेंगे तो इस बेल्ट की सामर्थ्य होगी P1, क्योंकि L1 माने हैं तो P1 मान लीजिए। आई बस समझ। तो देखिए जब हम 120 किलोमीटर का खिंचाव बल देंगे तो यह जो एंगल सेक्शन है आपका, जो एंगल सेक्शन है, या एंगल सेक्शन इस खिंचाव बल की तरफ, अगर मान लेते हैं खिंचाव बल लगा रहे हैं तो यह खिंचाव बल की तरफ जाएगा। तो बेल्डिंग से जुड़ा है तो बेल्ट भी क्या करेगा? अपने अपोजिट डायरेक्शन में इसका क्या करेगा? विरोध करेगा। अपोजिट डायरेक्शन में विरोध करेगा तो इससे यह P1 और P2 क्या लगेगा? अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे। आई बस समझ। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा तो लिख सकते हैं P1 + P2 बराबर 120 किलो न्यूटन। नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। लिखेंगे P1 + P2 बराबर 120 किलो न्यूटन, या न्यूटन में चेंज करेंगे तो 10 की पावर 3 लिख देंगे न्यूटन। अब इस बिंदु पे क्या करेंगे? आघूर्ण ले लेंगे। इन तीनों बलों का इस बिंदु पे क्या करेंगे? आघूर्ण ले लेंगे। तो P2 का आघूर्ण लेंगे तो P2 का जो आघूर्ण होगा वह कितनी दूरी पे होगा? P2 × 100, क्योंकि इस बिंदु पे आघूर्ण ले रहे हैं
तो यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है 100 है। यह आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेगा। किस डायरेक्शन में होगा आपका एंटी क्लॉकवाइज। P2 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसके पड़ता क्या करेगा रोटेट करेगा। 120 किलोमीटर का बल कितनी दूरी पे आपका गति करेगा, ये यह दूरी लेके गति करेगा, यह किस डायरेक्शन जाएगा क्लॉकवाइज, किस डायरेक्शन जाएगा क्लॉकवाइज। अब यह देख लेते हैं कि यह कितनी दूरी लेकर के गति करेगा, तो यह दूरी होती है CX। क्या होता है CX। आयो से इसके निचले स्तर से x अक्ष तक जो दूरी होती है, या जो इसका अक्ष है x, तो यह डिस्टेंस होता है आपका CXX। लेकिन अगर y अक्ष से लिया जाए तो यह जो दूरी होता है यह होता है CYY। तो आप टेबल में CXX की वैल्यू को ले लीजिए। आप टेबल से CXX का मान क्या करेंगे, निकाल लीजिए कितना आपका CXX आपका दिया गया है। तो 120 गुणे दूरी कितना होगा, CXX यह क्लॉकवाइज में जाएगा। लिखेंगे P2 गुणे 100 बराबर, एक एंटी क्लॉकवाइज एक क्लॉकवाइज है, 120 गुणे 10 के पावर 3 गुणे कितना हो जाएगा CXX। P1 का आघूर्ण इस पे लेंगे तो चूंकि बल इसी बिंदु पे लगा है, जिस बिंदु पे बल लगा है और उसी बिंदु पे आघूर्ण लेना है, तो बल तो होता है लेकिन दूरी क्या हो जाती है 0। तो जब आघूर्ण लेंगे तो बल गुणे 0 में गुणा करेंगे दूरी से, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, आघूर्ण का मान 0 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए। P2 गुणे 100 इक्वल टू 120 गुणे 10 के पावर 3 गुणे CXX आपका जो दिया गया है, CXX से आपका 31.1 है, 30.1 है। P2 की वैल्यू निकालेंगे तो जो आपका P2 का मान आएगा वह आपका हो जाएगा 36,120। कितना हो जाएगा आपका 36,120 न्यूटन। अब इस P2 की वैल्यू यहाँ पे पुटअप करेंगे तो P1 बराबर निकलेगा, P2 वैल्यू पुटअप करेंगे, P2 इधर जाएगा तो इसमें से इस वैल्यू को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अब माइनस करेंगे तो P1 की जो वैल्यू आएगी 83,880 न्यूटन। देखिए P1 भी निकल गया और P2 भी निकल गया, P2 हो गया और क्या हो गया P1 हो गया। P2 की वैल्यू को यहाँ पे पुटअप करेंगे तो P2 इधर माइनस में होगा, तो 120 में से यह वैल्यू क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो बचेगा 83,880। अब आ जाते हैं कि बेल्ट की लंबाई L1 के लिए कितना होगा और L2 का कितना होगा। लिखेंगे P1 बराबर, या PS की जो वैल्यू निकली है, P की वैल्यू जो निकली है वह कितना निकला आपका 453.6 गुणे L न्यूटन है। कितना है आपका, तो P1 को हम बराबर करेंगे एक बार इस P के, और फिर क्योंकि बेल्ट की सामर्थ्य ही होती है, कोई भी बेल्ट होगा दोनों बेल्ट की सामर्थ्य क्या है, यही रहेगा। बस क्या बदलेगा, L1 और L2 बदलेगा। तो लिखेंगे P1 इक्वल टू इस P के बराबर करेंगे तो L की जगह पे क्या हो जाएगा, L1 हो जाएगा। तो P1 का मान जो दिया गया है आपका उसको बदल लीजिए, P बराबर होगा P1 के, तो P की वैल्यू P1 के लिए ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, L1 हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ वैल्यू हो जाएगा 453.6 L1 बराबर, जो P1 की वैल्यू जो दिया गया है वह है आपका 83,880। कितना है 83,880। L1 निकालिए तो L1 बराबर क्या होगा 83,880 बटे 453.6। अब देखिए L1 कितना रहा, जो हमारा L1 वैल्यू आएगा वह हो जाएगा आपका 83,880 बटे उतना करेंगे तो L1 का मान आ जाएगा आपका 184.92 mm। यह कौन सा लंबाई है, प्रभावी लंबाई। अगर वास्तविक लंबाई निकालें, वास्तविक लंबाई L1 बराबर होगा L1 प्लस 2S। L1 बराबर 184.92 प्लस 2 गुणे यस की वैल्यू कितना दिया है 6। L1 का मान कैलकुलेट कर 6 दिन 12 जुड़ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 196। कितना हो जाएगा आपका 196.92 mm। यह क्या हो जाएगा आपका L1। अब देखिए यह दोनों वैल्यू होता क्या है, या जैसे मान लेते हैं आप बेल्डिंग करना है, तो जब बेल्डिंग करेंगे तो यह बेल्डिंग तो L1 होगा, लेकिन जब बेल्डिंग समाप्त किया जाता है तो 2S यानी कि एक S इधर और एक S इधर, यानी कि कोने पे क्या करते हैं बेल्डिंग को हम ऐसे बढ़ा लेते हैं।
तो जब बढ़ी हुई बिल्डिंग यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई लेंगे तो वह कैपिटल L1 होगा, यह लंबाई लेंगे तो क्या होगा, स्मॉल L1 होगा। यहाँ भी क्या करेंगे कि थोड़ा सा बिल्डिंग क्या करते हैं 2s हम आगे की ओर बढ़ा देते हैं ताकि बेल्ट जोड़ हमारा क्या हो जाए और भी ज़्यादा मजबूत हो जाए। आई बात समझ में? तो यहाँ पे L1 इतना आ जाएगा पर बेल्डिंग इतना लंबा करेंगे, लेकिन डिजाइनिंग में जो बेल्ट की लंबाई लेंगे वह कितना लेंगे, 184 इंच लेंगे। अब आएंगे, अब दूसरे बिल्डिंग के लिए लेंगे, दूसरे टांग की बिल्डिंग के लिए, सेकेंड टांग के लिए बिल्डिंग लेंगे तो P बराबर होगा P2 के। तो P की वैल्यू कितनी है, दूसरे के लिए लेना तो L2 हो जाएगा, 453.6 गुणे L2 बराबर P2 की जो वैल्यू आपकी आई है वह है 36,120, कितना है आपका 36,120 न्यूटन। तो L2 बराबर होगा 36,120 बटे कितना हो जाएगा आपका 453.6। निकाल लीजिए L2 कितना रहा है, तो जो आपका L2 आएगा वह वैल्यू आ जाएगा 79.62, मान लेते हैं 80 mm। कितना बिल्डिंग आया पर 80 mm बिल्डिंग आया। अब कैपिटल L2 निकालेंगे तो स्मॉल L2 प्लस कितना हो जाएगा आपका 2 इंटू यस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका L2 बराबर 80 प्लस 2 गुणे 6। तो L2 की वैल्यू कितना आ जाएगा 80 10 90 2 92 mm, यानी कि यह बिल्डिंग कितना लंबा होगा, टोटल बिल्डिंग लंबाई कितना होगा आपका 92 mm होगा, और इस बिल्डिंग की लंबाई टोटल कितनी होगी आपकी 196.92 mm हो जाएगा। यह हो गया बेड की प्रभावी लंबाई और वास्तविक लंबाई, तो दोनों निकालने की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि हमें बेड की सामर्थ्य, बेड की जब भी सामर्थ्य निकालेंगे तो हमेशा स्मॉल L वाले से निकालते हैं। किससे निकालते हैं, स्मॉल L। लेकिन जब डिजाइनिंग करते हैं बेड जोड़ की तो दोनों लंबाई निकालते हैं, L1 भी, स्मॉल L1 भी, प्रभावी लंबाई भी निकालेंगे और वास्तविक लंबाई, दोनों लंबाई हमें निकालने की आवश्यकता पड़ती है। तो यह हो गया आपका बेल्ट जोड़ के लिए। अगर आप क्वेश्चन अगर देखा तो बेल्ट जोड़ के आप इतने प्रोसेस में आप क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे बिल्डिंग में। अब इसके अगले नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर अनुप्रस्थ बिल्डिंग किया जाए तो हम कैसे हम डिजाइनिंग का स्टेप हम लेंगे, और अनुप्रस्थ बिल्डिंग में हम कैसे इसके बिल्डिंग की लंबाई हम निकालेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको 5वें लेक्चर में हम टेंशन मेंबर के डिजाइन का अगला टॉपिक लेकर आएंगे। आज का वीडियो बस यहीं तक। आप इस पूरी वीडियो को पूरा आप देखिए अच्छे से, और देखने के बाद इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास यह पहुँच सके। इस वीडियो को पूरा देखा करिए ताकि आपको जहाँ भी अगर समस्या हो रही है ताकि वो चीज़ें आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर कोई भी चीज़ की अगर आपको समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में आप उस चीज़ को आप पूछेंगे तो हम उस चीज़ में सुधार ला करके हम और भी ज़्यादा आपको अच्छे से उसको समझाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।